Hello everyone, this is Kunal Mandhaniya and today we are going to deal with deposits. सर इतना प्यारा वेदर है, उतने प्यारे वेदर में हमारे पास जीवन में और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, विल स्टडी, विल डिस्कस डिपॉजिट्स. राइट क्लास. तो सर हमारे पास एज अ कंपनी हमारे पास पैसा रेस करने के ऑप्शन ही क्या है? या तो हम शेयर्स इशू करेंगे, अपने मेंबर्स बनाएंगे, या डिबेंचर्स इशू करेंगे, या लोन एक्सेप्ट करेंगे, या डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे. इसमें क्लास याद रखना, जब भी आप शेयर इशू करते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, हम मेंबर बना रहे हैं. इज इट क्लियर? बाकी जितने भी ऑप्शंस है, डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गए, ये सब हमारे बोरोइंग्स है. आई होप इट इज क्लियर. और सारे बोरोइंग में एक ऑप्शन जो आपके पास है, दैट इज यू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. अब सर डिपॉजिट होता क्या है? अगर आपको पता होगा, हम बैंक्स में एफडी करते हैं. इज इट क्लियर? एफडी यानी क्या हुआ? हमारे पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, हमने बैंक को दिया, तो मेरा बैंक का एफडी मेरे लिए एसेट होगा. बट याद रखना, बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है. उस लायबिलिटी के बदले में, क्योंकि आपने पैसा बैंक को दिया है, तो उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है. सेम वेस क्लास कंपनी भी क्या करती है? जब आप कंपनी के पास डिपॉजिट देते हो, तो कंपनी आपका पैसा यूज कर रही है, उसके बदले कंपनी आपको क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी. अब आप बोलोगे सर, कंपेयर किया जाए तो बैंक को डिपॉजिट दो या कंपनी को डिपॉजिट दो, हमारे लिए ज्यादा सिक्योर तो सर बैंक को डिपॉजिट देना होगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, बैंक इज हाईली सिक्योर्ड. कुछ भी हो जाए, बैंक डूबती ही नहीं है. सर बैंक तो डूबी है पास में. अरे बाबा, जो भी बैंक डूबती है पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उसे टेक ओवर कर ही लेती है, लोगों का पैसे को नुकसान नहीं होने देती. तो सर जब बैंक में इतनी सिक्योरिटी है हमको, तो फिर हमने इन फर्स्ट प्लेस कंपनी को डिपॉजिट देना ही क्यों है? द आंसर इज बिकॉज कंपनी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है. क्यों? रिस्क एंड रिटर्न्स गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, कंपनी में रिस्क ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वहां पर रिटर्न भी ज्यादा है. इज इट क्लियर? तो अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले रही है, अगेन आई रिपीट, अगर कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले रही है मैक्सिमम 3 इयर्स, आई रिपीट मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी के पास क्या है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना. इज इट क्लियर? तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लोन्स मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, अनलेस वो वर्किंग कैपिटल लोन हो. ठीक है, सेम बेस डिपॉजिट इज ऑल्सो अ बोरोइंग विच इज फॉर शॉर्ट टर्म क्लास. ऑलराइट. सो सर हम क्या कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर डिपॉजिट्स. अगेन मैं बोलता हूं, दुनिया के लिए मुझे पता नहीं कि चैप्टर कैसा है, आपके लिए चैप्टर क्लास बहुत इजी रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं. ऑलराइट. सो स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर जिसका नाम है डिपॉजिट्स. ओके, कोई से पब्लिक डिपॉजिट्स बोलता है, कोई से डिपॉजिट्स बोलता है. ठीक है, इस चैप्टर में कितने सेक्शन है, बेसिक्स क्या है, सब हम कंप्लीट करते हैं क्लास और आगे बढ़ते हैं. सो हम बात करें डिपॉजिट्स की. डिपॉजिट्स का इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स? याद रखना क्लास, डिपॉजिट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31. आई रिपीट, डिपॉजिट को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 31. वो बोलता है एनी रिसीट ऑफ मनी, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन. सर ठीक है, पैसा मिल रहा है कंपनी को बाय वे ऑफ डिपॉजिट. ठीक है, लोन क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज मैं आगे के इसी लेक्चर में आगे कवर करूंगा कि कुछ कुछ लोन्स को भी हम कवर करते हैं अंडर डिपॉजिट. इज इट क्लियर? ठीक है, सो बाय ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय द कंपनी. ठीक है, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्ट इन द डेफिनेशन. अब सर ये क्या है? अगेन मैंने बोला, मैं इस लेक्चर में एंड में जब आपको नोट से हर चीज रिवाइज कराऊंगा, तब आपको दिखेगा कि एक नेगेटिव लिस्ट है. होता क्या है क्लास, हर चीज को डिफाइन किया गया है. शेयर्स को डिफाइन किया गया है, डिबेंचर्स को डिफाइन किया गया है. डिपॉजिट से केस में कहानी थोड़ी अलग है. डिपॉजिट से केस में इन्होंने डिपॉजिट को डिफाइन नहीं किया. इन्होंने क्या बोला? ये इनको छोड़ के अब जो बचा वो डिपॉजिट से. तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट प्रोमिनेंट है, ना कि पॉजिटिव लिस्ट. यहाँ ये नहीं बोला कि ये क्या है, यहाँ बोला कि ये नहीं है तो डिपॉजिट है. इज इट क्लियर? तो उसके लिए हमको नेगेटिव लिस्ट देखनी पड़ेंगी डिपॉजिट्स की, जो हम एंड में देखने वाले हैं. इज इट क्लियर? आई रिपीट, डिपॉजिट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 31 ने. वो बोलता है एनी रिसीट ऑफ मनी
by way of deposits or loan which is made by the company excluding the negative list. सर नेगेटिव लिस्ट कहाँ दी हुई है? डेफिनेशन में दी हुई डिपॉजिट्स के, जो हम कहाँ देखने वाले हैं? हम इसी लेक्चर में एंड में वो देखने वाले हैं. ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग मेड बाय कंपनी. ऑब्वियसली डिपॉजिट्स भी डेट है कंपनी पे. इट इज अ बोरोइंग बाय द कंपनी. मोर प्रोमिनेंटली इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कंपनी. इज इट क्लियर? बिकॉज कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो रिपे हो गए, मच्योर हो गए 3 साल के बाद. मैक्सिमम रिपेमेंट टाइम, मैच्योरिटी टाइम इज 3 years. एंड यू नो 3 years बाद तो सर ये क्या हो गया? ये तो शॉर्ट टर्म हो गया. ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड. इट इज कवर्ड बाय चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट. परफेक्ट. जिसमें सेक्शन 73 to 76 हम पढ़ने वाले, प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 हम पढ़ने वाले हैं. मतलब जितने भी प्रोविजन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सर, वो सेक्शन 73 to 76 एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में कवर होने वाला है. परफेक्ट सर. नेक्स्ट, कंपनी पेज मोर इंटरेस्ट टू डिपॉजिट्स देन बैंक एफडी, एंड दैट इज द रीजन. ठीक है, लोग हाई रिस्क भी लेने को तैयार है क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिलता है उनको. ओके ठीक है. डिपॉजिटर ऑन मैच्योरिटी गेट्स मैच्योर्ड अमाउंट. ठीक है, अब मैच्योर्ड अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब सर ये कहानी क्या है? सी, दो कहानी है. जैसे डिबेंचर में कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे करती है, डिपॉजिटर के केस में हर साल इंटरेस्ट पे नहीं करती. कंपनी क्या करती है? जितने साल का डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट को डाल के ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट इंक्लूड करके देती है. आई होप इट इज क्लियर. आई रिपीट, जैसे आप बैंक में एफडी करते हो तो हर एफडी का एक मैच्योरिटी डेट होता है. उस मैच्योरिटी डेट में एज अ इन्वेस्टर आपको आपका प्रिंसिपल का अमाउंट तो मिलता है, साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिलता है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, सो मैच्योर्ड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सेम कहानी क्लास यहां पे. ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड सर. ऑन वाइंडिंग अप दे आर रिपेड बिफोर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. इज इट क्लियर? क्यों? देखो, एक तो डिपॉजिट का अमाउंट कम है, बहुत कम है. ठीक है, दूसरा डिपॉजिटर्स का शॉर्ट टर्म रहता है. तीसरा डिपॉजिटर्स ऑलरेडी इतने हाई रिस्क ले रहे हैं कंपनी को डिपॉजिट दे के, वरना मार्केट में तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे वो और पैसा बना सकते थे. तो क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है तो इन पे कंपनीज एक्ट ने, ठीक है, बोलते एक राहत दे दी. चलो भाई, सबसे पहले डिपॉजिट्स पे हो गए, बाद में डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स ये पे होते रहेंगे. ऑलराइट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. मतलब क्या? क्लास डिपॉजिट कंपनी पे बोरोइंग है ऑफ कोर्स. तो पॉइंट क्या है कि ये जो बोरोइंग आप ले रहे हो, ये जो उधारी आप ले रहे हो, ठीक है, बदले में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉर्गेज या लीन, ठीक है, कुछ कर सकते हो. याद रखना, जब भी कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर वो गिरवी रखती है, इज इट क्लियर, मतलब वो सिक्योर्ड डिपॉजिट है. और गिरवी रखने के लिए हमने वर्ड क्या यूज करते हैं कंपनी एक्ट में? चार्ज. यानी कंपनी ने अगर इमूवेबल लैंड गिरवी रखा है आपके पास आपके डिपॉजिट के बदले में, तो हम बोलेंगे कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है उसके लैंड पे. आई रिपीट, कंपनी ने क्या क्रिएट किया है? चार्ज क्रिएट किया है उसके लैंड पे. इज इट क्लियर? एंड दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिपॉजिट्स. इज इट क्लियर? दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिपॉजिट. आगे बढ़ो. डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बट पब्लिक कंपनी के कुछ केसेस में सिक्योर्ड डिपॉजिट कंपलसरी है. ये कहाँ है, कैसे है, हम आगे डील करेंगे. राइट क्लास. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक. ठीक है, कौन कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पहले तो, और उन पे चैप्टर 5 एप्लीकेबल है या नहीं है वो चेक करते हैं. नंबर 1, बैंकिंग कंपनी. याद रखना, बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई के दुनिया भर के नॉर्म्स है, उनको कंपनीज एक्ट के डिपॉजिट फॉलो करने, चैप्टर 5 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. दूसरा, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंकिंग तो नहीं करती पर उनका मेजर बिजनेस है फाइनेंस में डील करना. याद रखना, एनबीएफसी से भी दुनिया भर के डिपॉजिट के रूल्स और आरबीआई के रूल्स है, वो भी कंपनीज एक्ट के इस रूल को फॉलो नहीं करते. तो सर फिर फॉलो करता कौन है? ठीक है, आंसर इज एनबीएनएफसी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी. मतलब जो बैंकिंग में भी नहीं है, फाइनेंशियल में भी नहीं है, तो सर बचा कौन सा? अदर बिजनेसेस.
ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, सर्विस इंडस्ट्रीज में है, ऐसे दुनिया भर की कंपनी है। क्या दो ही काम है, बैंकिंग करो और फाइनेंशियल बिजनेस करो? अरे भाई दुनिया भर के बिजनेस है। तो बाकी कंपनी जो दुनिया भर के बाकी बिजनेस करती है एक्सेप्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऐसे कंपनी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उनको चैप्टर 5 के हिसाब से सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल, आगे बढ़े, चलो लास्ट पॉइंट, ऑल लॉज मेड इज इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इज इट क्लियर? मतलब कंपनीज एक्ट में वैसे बनाता तो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे लॉज जो है वो बैंक समान देखेंगे, बिकॉज बैंक के भी मोस्ट ऑफ द रूल्स आरबीआई से कंसल्ट करके बनाए जाते हैं क्लास। ओके, सो ये फर्स्ट चार्ट जो था, मैंने इसमें आपको सारे बेसिक्स बताया। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो या ना हो, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी था। ऑलराइट क्लास, तो अगर ये कंप्लीट हो गए तो वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर में सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं सर, वो देख रहे हैं। सर इस चैप्टर में सेक्शंस कौन कौन से कवर होते हैं? सेक्शन 73, 74, 75 एंड 76। इज इट क्लियर? देयर आर 4 सेक्शंस, सेक्शन 73 टू 76। इज इट क्लियर? इसमें याद रखना, सेक्शन 73 डील्स विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। मतलब अगर आप बाहर वालों से नहीं ले रहे, सिर्फ अपने मेंबर्स से ले रहे हैं, तो सेक्शन 73 आप पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन याद चाहिए मुझे। 74 बोलता है ट्रांजिशन पीरियड। सर ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, अभी जब कंपनीज एक्ट 2013 आई तो 1956 कंपनीज एक्ट और 2013 कंपनीज एक्ट के बीच में जो चेंज हुआ उसे बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। और ये ट्रांजिशन में कुछ रूल्स आए, वो रूल्स क्या आए मैं नेक्स्ट स्लाइड में डील करने ही वाला हूं। इज इट क्लियर? ट्रांजिशन मतलब फेज चेंज हो रहा है। पहले डिपॉजिट्स पे कंपनीज एक्ट 1956 एप्लीकेबल था। 2014, 1 अप्रैल 2014 से जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुई तो, ठीक है, उस पे डिपॉजिट्स पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया। तो जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें कुछ नए रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, वो क्या है वो हम चेक करेंगे सेक्शन 74। नेक्स्ट, सेक्शन 75 बोलता है कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टी। ये बोलता है अगर फ्रॉड हुआ, अगर फ्रॉड हुआ तो आपको तो पता ही है, कंपनी एक्ट में जब भी कोई ऑफिसर फ्रॉड करता है सीधा डायरेक्ट होता है सेक्शन 447। इज इट क्लियर? इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए काम का है, बट इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं याद रखना सेक्शन 75 आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और आईसीआर ने हम पे बहुत रहमो करम कर दिया, इतना बड़ा सेक्शन निकाल दिया जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है कि अगर किसी भी ऑफिसर ने फ्रॉड किया, ठीक है, उसको सेक्शन 447 की पनिशमेंट अप्लाई होगी। सुना? भूल जाओ, आपके सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर? मजाक कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब अगर आप जनरल पब्लिक से क्लास डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके क्या रूल्स है, ये दिए हुए हैं सेक्शन 76। मेजरली 2 सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 73 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड सेक्शन 76 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ओके, चलो, तो उसमें जो ट्रांजिशन सेक्शन है बड़ा ही शानदार सेक्शन है, ठीक है, उसको हम डील कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास सेक्शन 74 की। तो क्लास ये ट्रांजिशन सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है, वो समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन सेक्शन बोलता है ऑन कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल है। परफेक्ट। Any deposit accepted by the company on which any amount interest remains unpaid, यानी इस तारीख को जितने पहले के डिपॉजिट्स हैं जो मच्योर होके पे अभी तक नहीं हुए हैं, जिसमें अमाउंट या इंटरेस्ट पे होना बाकी है, उनका क्या करेंगे सर? गिव डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स विद इन 3 months टू आरओसी इन फॉर्म नंबर DPT4। मतलब आरओसी को बता दो, देखो भाई ये पूरी लिस्ट है, ये डिपॉजिट हमने एक्सेप्ट किए थे, इतना पैसा पे किया था, इतना पैसा पे करना बाकी है, ये इंटरेस्ट है, ये सबके नाम है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, ये पूरा फॉर्म नंबर DPT4 में आपको देना है।
ऑलराइट क्लास, ठीक है। एंड रीपे ऑल डिपॉजिट्स विद इन 3 years, और जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट होंगी विच एवर इज अर्लियर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं क्लास, 1956 के पूरे डिपॉजिट्स खत्म कर रहे हैं। सर 1956 के डिपॉजिट्स खत्म क्यों कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? सिर्फ एक्ट ही चेंज हुआ ना क्लास। प्रॉब्लम वाज 1956 एक्ट लॉ वाज वेरी लीनियंट टुवर्ड्स डिपॉजिट्स। वो लॉ इतना अच्छा नहीं था कि डिपॉजिटर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना सके। आपको बता दो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। सी, ठीक है, आपका जो इनकम होता है, इज इट क्लियर, वो भी पीएनएल में हम क्रेडिट में दिखाते हैं। एंड कोई लोन भी लिया तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, डिपॉजिट भी लिया तो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। मैंने खुद ने अपने कितने फ्रेंड्स और कितने क्लाइंट्स को देखा है, इज इट क्लियर, ठीक है, जो कंपनीज की इनकम जो आती है, आई होप इट इज क्लियर, उसे इनकम साइड में शो ना करते हुए टैक्स इवेजन करने के लिए डिपॉजिट्स दिखा देते हैं। इज इट क्लियर? 1956 एक्ट में क्लास ये बहुत हुआ। कई लोगों ने अपने इनकम शो ही नहीं की, ठीक है, बहुत सारी जगह पे टैक्स इवेट करने के लिए जो आया हुआ पैसा है उसे डिपॉजिट्स दिखा दिया। और 1956 लॉ इतना क्लास स्ट्रिक्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने 2013 लॉ इतना स्ट्रिक्ट बनाया है कि कोई बंदा ये कर ना सके। वो आपको समझ जाएगा अभी आगे। मोरओवर उन्होंने बोला भाई नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं, पुराने कोई तामझाम लचांड हमको नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, पुराना सब खत्म करो, ठीक है, बोलते ना फीफो, क्या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले को निपटाओ। इससे रूल क्या बना है? पहले तो भाई तुमने बहुत कर्म कांड किया है, ठीक है, पहले तो एक लिस्ट दो पूरी, किसको? आरओसी को, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर पूरी लिस्ट चाहिए हमको। बताओ डिपॉजिट्स का नाम क्या है, सब क्या है। ऐसा नहीं कि तुमको 3 साल का टाइम दिया तो तुम सब अपने कच्चे चिट्टे पूरे निभा दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले तो आरओसी को पूरी लिस्ट दो। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। 3 महीने कब से? 1 अप्रैल 2014 से 3 महीना, मतलब 30 जून का नोटिफिकेशन दिया हुआ था। 30 जून के अंदर सारी लिस्ट चाहिए, किसको? आरओसी को। इज इट क्लियर? सबकी डिटेल, कितना पैसा लिया, किससे लिया, किस तारीख को लिया, रिव्यूमेंट टाइम क्या है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो जितने लोग बच रहे थे ना, ठीक है, बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। होता है ना, पास के पंगे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, ठीक है, पास में तुमने जो भी गड़बड़ की है कभी ना कभी तो आके तुमको हिट करेगा। याद रखना, डीमोनेटाइजेशन आने के पहले जो कंपनीज को हिट किया था, वो बड़ा हिट किया था पहला ये लॉ। जिन जिन लोगों ने ये ब्लैक मनी दबा के, ठीक है, बचा के रखा था, टैक्स इवेजन करके रखा था, उन सबकी तो शामत आई। इसे क्लियर? 2 महीने का एक्सटेंशन भी दिया उसके बाद, ठीक है, बट बेसिक ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरा भाई, पुराने कच्चे चिट्टे सब खत्म करो, हमको नए सिरे से नए लॉ से शुरू करना है। इज इट क्लियर? तो repay all deposits within 3 years or maturity date whichever is earlier. This was class section 74 and now we are moving to deposits. I hope it is clear. Deposits में क्लास थोड़ा सा एक मिक्सचर है, इसमें बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि कौन से रूल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है, कौन से रूल्स डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको बता दूं आज का ये लेक्चर ना रामबान इलाज करेगा। इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आ जाते हैं हम कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप आसानी से हर चीजें समझ पाओगे। क्यों? बिकॉज सेक्शन 76 जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिक से, उसके भी बहुत सारे प्रोसीजर्स दिए हुए सेक्शन 73 के अनुसार। और सेक्शन 73 क्या बात करता है? डिपॉजिट्स फॉर मेंबर्स। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, ये रूल किस पे अप्लीकेबल है, ये रूल किस पे अप्लीकेबल है, इसके लिए लिमिट क्या है, इसके लिए लिमिट क्या है। तो ये सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए लेक्चर को देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, जब एग्जाम पे देखना है देखो, और चीजों को सॉर्ट करो और खत्म करो। राइट, इट्स वेरी इजी, चैप्टर बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है, और मेरे शानदार चार्ट्स और शॉर्टकट से तो माशाअल्लाह मजे आ जाएंगे आपको, मजे। राइट, सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, और एक पॉइंट है, ये टाइम लिमिट से अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एनसीएलटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एड ऑन टाइम भी दे सकता है। ओके, चलो, सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, कैन यू सी दिस क्लास? तो क्लास डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में याद रखना, या तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके मेंबर्स से, किसकी बात कर रहा हूं? मेंबर्स से, इज इट क्लियर? या आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जनरल पब्लिक से।
सर क्या हर कंपनी इन दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में डालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, मेरे साथ रिपीट करना, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बोलो मेरे साथ, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और एक बात दिमाग में घुस जाना चाहिए, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और मेंबर से तो कोई भी चिंटू बंटी रमेश सुरेश दिनेश कंपनी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, नॉन एलिजिबल कंपनी हो, एलिजिबल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। बट सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी गलती, इसको ठीक करता हूं मैं पहले। सो रिज्यूमिंग, ठीक है, मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेक्शन 73 फॉलो करना पड़ेगा, एंड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको सेक्शन 76 फॉलो करना पड़ेगा। सर अभी कौन कर सकता है? मेंबर से तो मैं अभी बात कर चुका हूँ, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके लिए रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा? सर ओआर पास करना पड़ेगा। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फेवर में होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओआर पास करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ कंडीशंस है सेक्शन 73 सब सेक्शन 2, ठीक है, क्लॉज ए बी सी डी ई एफ। आई रिपीट, ठीक है, मेंबर्स से आप डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ओआर पास करना पड़ेगा, एंड सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 के ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट्स है, ये 6 क्लॉजेस है जिसके कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट क्लास, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक से डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट कर सकता है? मैं बोल बोल के थक गया साका, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो एलिजिबल कंपनी क्या होता है? एससी पब्लिक कंपनी। आई रिपीट, एससी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और लिखा हुआ एंड नहीं है, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। सो आई रिपीट, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर ये कब चेक करेंगे? जिस समय आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हो पब्लिक से, उसके पहले चेक करेंगे नेटवर्थ का क्या सीन है। ठीक है, उतना है तो आप पब्लिक से ले सकते हो, और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर का चेक करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। अब इन कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जनरल पब्लिक से वैसे तो एसआर पास करना पड़ता है। आई रिपीट, वैसे तो क्या पास करना पड़ता है? एसआर। बट एक सिचुएशन आपको ऐसी बताऊंगा आगे जहां वो ओआर पास करते हैं। आई रिपीट, जनरली यू कैन राइट एसआर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां हमको क्या पास करना पड़ता है? ओआर। वो क्या है हम आगे देखेंगे, तो आप यहाँ पे एसआर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो क्लास, इनको भी, जो एलिजिबल कंपनी है उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, आई रिपीट, उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का ए बी सी डी ई, डी नहीं लिखा है, एफ नहीं, एफ क्या है आपको समझ आएगा आगे। ए बी सी डी ई, सर डी क्यों लिखा हुआ है? डी यहां से भी हट जाना चाहिए, क्योंकि डी अब हट चुका है, वो क्लॉज काट चुके हैं, अब भी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। इज इट क्लियर? तो आई रिपीट, इनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, ये इधर वाला, इज इट क्लियर, का क्लॉज ए बी सी डी ई फॉलो करना पड़ेगा, क्लॉज एफ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या है देखेंगे हम आगे। प्लस साथ साथ उन पे एडिशनल 2 और रिक्वायरमेंट्स हैं। आई रिपीट, एडिशनल 2 और रिक्वायरमेंट्स है, वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। एक दिया हुआ है क्रेडिट रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है, और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो मेरे साथ बोलो, सर अगर मेंबर से डिपॉजिट लेना है, यस, तो सेक्शन 73 एप्लीकेबल होगा। परफेक्ट, ये कोई भी कंपनी कर सकती है, 100% गुड। यहाँ ओआर पास करना पड़ेगा, और प्रोसीजर्स के लिए, कंडीशंस के लिए सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ए बी सी डी ई एफ, इतने पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। परफेक्ट सर, आगे बढ़े। सर अगर जनरल पब्लिक से बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। जनरल पब्लिक से हर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके लिए ठीक है उनको एसआर पास करना पड़ेगा। दूसरा, उनको भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 का ए बी सी डी ई लगेगा, एफ नहीं लगेगा। प्लस उनके ऊपर दो एडिशनल कंडीशन है। रिपीट मेरे साथ, दो एडिशनल कंडीशन है। चार्ट ड्रॉ करोगे, एडिशनल कंडीशन 2 लिख देना। एक क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ है आई गेस, और एक होगा प्लस सिक्योरिटी। ये दो एडिशनल कंडीशन और फुलफिल करने पड़ेंगे। तो एफ हट गया और दो एडिशनल कंडीशन और आ गई। इससे याद रखो क्लास, चीजें बहुत आसान हो जाएंगे। इट्स अ मास्टर चार्ट। राइट क्लास, चलो। सो मूविंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी है? मैंने अभी बात किया था क्लास, कितनी कंडीशन है बोलो मेरे साथ में? ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी, इसमें जो डी है, डी वो गया, डी की डेथ हो गई। कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने डी को हटा दिया, बोले ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाकी कर लो। ओके, सो ए बी सी ई एफ, पांच ए बी सी ई एफ। चलो क्लास, ये क्या बोलता है चेक करते हैं। तो सर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो पहले तो ओआर पास करना पड़ेगा, वो हमने चेक कर लिया। और कुछ कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, उसे फॉलो करना पड़ेगा। सर कंडीशंस क्या बोलती है, शॉर्टकट याद है क्या? ए बी, शॉर्टकट मतलब वो प्रोसेस ही हुई है, ए बी सी डी ई एफ। इज इट क्लियर? ठीक है सर, ए क्या बोलता है, बी क्या बोलता है, सी क्या बोलता है, डी क्या बोलता है, डी सी चल रहा है अभी तो, डी ई एफ। ओके, सिंपल से पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए पे फोकस करना। सर्कुलेट अ सर्कुलर इन फॉर्म नंबर डीपीटी 1 अमॉन्ग मेंबर्स विद ऑल द डिटेल्स। क्लास याद करो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, पब्लिक को क्या फाइल करती है, प्रोस्पेक्टस फाइल करती है। किसके पास? आरओसी के पास में। याद रखना, प्रोस्पेक्टस जैसा सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट यहां पे है सर्कुलर। आई रिपीट, प्रोस्पेक्टस जैसा यहां पे डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है सर्कुलर। इज इट क्लियर? ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट जो हम पब्लिक ऑफर में इशू करते हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां आप मेंबर्स को भी दे रहे हो तो आप सर्कुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? फॉर्म नंबर इज डीपीटी 1। सर सर्कुलर में क्या होगा, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, इस डिपॉजिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आपने क्रेडिट रेटिंग कराई है तो क्रेडिट रेटिंग, पास के कितने डिपॉजिट्स है, उसमें कोई पैसा अगर बाकी है तो, कोई अनसिक्योर्ड है तो, ये सारी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस डिपॉजिट, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, पास डिपॉजिट्स के बारे में कुछ डिटेल्स, कोई डिफॉल्ट किया है तो वो डिटेल्स, ऐसे सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी भी यहां मेंशन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपको सर्कुलेट करना है। हेलो, किसमें? मेंबर्स में, कि आओ 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 सर्कुलर पढ़ो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बट जैसा प्रोस्पेक्टस की कहानी थी वैसी कहानी यहाँ पे है कि भाई अगर आरओसी को बिना बताए बाहर वालों को दे दिया ना तो पीछे जोर से डंडा पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसलिए लॉ क्या पहला बोलता है, पहले आपको सर्कुलर की कॉपी, एक्सक्यूज मी, ओके, लॉ क्या बोलता है, पहले आपको सर्कुलर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा within 30 days before issue of circular to others। लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है, मतलब पॉइंट क्या है कि भाई पहले आप पहले सर्कुलर किसके पास जमा करो, आरओसी के पास, आरओसी को भोग लगाओ। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे भगवान को भोग लगा देना पहले, वैसे हम आरओसी को पहले भोग लगाएंगे। ठीक है, आरओसी खुश, फिर उसके 30 दिन के बाद, विद इन 30 डेज उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा कैसा हो गया कि आरओसी को देने के 30 दिन के बाद, जबकि प्रोस्पेक्टस में विद इन 90 डेज था, यहाँ विद इन 30 डेज नहीं है। यहाँ क्या है, आरओसी को देने के 30 दिन के बाद ही आप जनरल मेंबर्स को दे सकते हो। ओके, तो आप इसको फ्रेम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फाइल कॉपी ऑफ सर्कुलर विद आरओसी एंड आफ्टर 30 डेज, ठीक है, यू कैन इश्यू इट टू मेंबर्स। ओके, 30 दिन के बाद ही आप मेंबर्स को वो दे सकते हो। परफेक्ट क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मैं बात कर रहा था डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट की। सर ये फंडा क्या है?
नाउ मैं पॉइंट समझो, आपने बैंक में एफडी किया, ठीक है, भले एफडी का मैच्योरिटी 3 साल के बाद है, क्लास इज इट क्लियर, 3 साल के बाद है, बट अगर आज आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ी तो आप बैंक जाके क्या एफडी तुड़वा सकते हो कि नहीं तुड़वा सकते? सर डेफिनेटली तुड़वा सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, क्या बैंक वाले ये बोलेंगे कि साहब आपने 3 साल का टाइम दिया था, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, 3 साल के बाद आना? नहीं। क्यों? बैंक वाले हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करते हो कि कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो कम से कम इतना पैसा तो बैंक वालों के पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपने एसएलआर वगैरह दुनिया भर की चीजें पढ़ी होंगी, इज इट क्लियर? सेम बेस लॉ बोलता है कि कंपनी ने भी कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए। देखा दिमाग आरबीआई का, ठीक है। कंपनी ने भी कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो कितनी है सर? देखते हैं। डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, इस साल की बात करते हैं, चलो इस साल, ठीक है। इस साल 30 अप्रैल तक करना क्या है? आराम से जितने भी नेक्स्ट ईयर, आई रिपीट, जितने भी नेक्स्ट ईयर अमाउंट मच्योर होने वाला है, सब मच्योर होने वाला है मतलब डिपॉजिट मच्योर होने वाले, पैसा पे करना है, डन। जितना भी नेक्स्ट ईयर अमाउंट मच्योर होने वाला है उसका 20% इस साल, इसी साल 30 अप्रैल के पहले अकाउंट में जमा कर दो, जमा रखो या जमा कर दो। इज इट क्लियर? आई रिपीट, नेक्स्ट ईयर जो डिपॉजिट्स मच्योर होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का वेट मत करो कि जब प्यास लगेगा तब कुआं खोदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना है हमको, इज इट क्लियर? इसी साल 30 अप्रैल के पहले उसका 20%, किसका 20%? जो नेक्स्ट ईयर मच्योर होने वाला है उसका 20% अकाउंट में डालो। कौन से अकाउंट में डालोगे? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इट्स नॉट अ रिजर्व, इट्स अकाउंट, इट्स अ प्रॉपर बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, परफेक्ट, एटलीस्ट 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मच्योरिंग फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मतलब कमिंग ईयर, कमिंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो डिपॉजिट मच्योर होने वाले हैं इसी साल 30 अप्रैल तक, कहां पे? इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड बैंक कॉल्ड एज DRRA, ठीक है। DRRA का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं सर? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट कहां पे होगा? शेड्यूल बैंक में होगा। शेड्यूल मतलब जो आरबीआई के शेड्यूल में है उस बैंक में होगा, और एक सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी का होगा। सर हर बार आएगा तो हर बार अकाउंट खोलेंगे? नहीं भाई, एक अकाउंट खुला है ना, उसी में सब ट्रांजैक्शंस करेंगे, ओके। और एक खास बात ये है कि एट एनी टाइम, आई रिपीट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में 20% पैसा बचा रहना चाहिए। आई रिपीट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर आपके इस अकाउंट में 20% पैसा बचा होना चाहिए। किसका? इस साल जितने डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले हैं उसका। सर क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो? अरे बहुत सिंपल है, ठीक है। आप डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट यूज करते हो पैसा डिपॉजिट्स को पे करने के लिए, रीपे करने के लिए मैच्योरिटी पे, ओके। बट उसमें कितना पैसा निकालना है और कितना पैसा डालना है ये बात समझ लो, कितना पैसा छोड़ना है ये भी समझ लो। 3 बातें, पैसा कितना डालना है, नंबर 2 पैसा कितना निकालना है, और कितना पैसा उसमें छोड़ना है, इस तीनों के रूल है, ठीक है। नंबर 1, पैसा कितना डालना है? हर साल 30 अप्रैल के पहले नेक्स्ट ईयर जितने डिपॉजिट मैच्योर होने वाले होंगे, ठीक है, उसका 20% डालना है 30 अप्रैल के पहले। नंबर 2, ठीक है, निकालना किससे निकालना क्यों है? डिपॉजिट से पेमेंट करने के लिए। उसमें कितना पैसा निकालना है? इतना पैसा निकालो जिससे 20% ऑफ दिस ईयर जितना अमाउंट मैच्योर होने वाला है, इस साल जितने डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं उसका 20% पैसा आपके पास हमेशा बचा होना चाहिए। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा पोजीशन बना दिया, और उससे निकालने के समय भी ध्यान रखो कि इस साल जब मैच्योर होने वाले हैं तो 20% का कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट से आना चाहिए, ओके, ठीक है। आई रिपीट, सर डालना कितना है? 20%। किसका? नेक्स्ट ईयर जो मैच्योर होने वाले डिपॉजिट्स उसका, ठीक है। कब तक डालना है? 30 अप्रैल तक डालना है। ऑलराइट सर, छोड़ना कितना है पैसा उसमें? पूरे टाइम उसमें 20% पैसा होना चाहिए इस साल जितना डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका। बस 2 रूल, दैट्स इट, 2020।
2020, राइट? ठीक है। डी पॉइंट क्या था? डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, कि वो डिपॉजिट के लिए इंश्योरेंस लेने बोलते थे कंपनी को, बट वो इंश्योरेंस मेंटेन करना कंपनी साइड से हो ही नहीं पाया, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, ये ऐसा हो गया ना कि टीचर को अगर कुछ पढ़ाना नहीं जमता तो बोलता कि ये सिलेबस में नहीं है, ये काम का नहीं है, बाकी लोग बोलते मैं नहीं। हाँ, तो ठीक है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया कि डिपॉजिट के लिए जो पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता था वो इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको बोला ए बी सी, डी नहीं है, ई एफ। ओके, नेक्स्ट, डिपॉजिट नया एक्सेप्ट करने के पहले कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ एनी अर्लियर डिपॉजिट्स। ये देखो काटा, कटा, इज इट क्लियर? तो क्या बोला कि भाई नए उधारी तभी लो जब पुराने में कोई डिफॉल्ट नहीं है, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आप मेंबर से डिपॉजिट जो ले रहे हो उसमें सिक्योरिटी दो या ना दो, चार्ज क्रिएट करो या ना करो, बट एक बात समझ लो, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, आई रिपीट, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो हर वो सर्कुलर जो फर्दर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जाएगा उसमें मेंशन होगा कि इतने रुपए का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है। लेट पीपल डिसाइड कि भाई कंपनी में इन्वेस्ट करना पाहिजे कि नहीं पाहिजे। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है, अगर क्लॉज नंबर एफ क्या बोलता है, अगर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है तो आपको कोट करना पड़ेगा इतने अमाउंट का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है। कोट कहां पे करोगे, जो जो सर्कुलर आप आगे जाओगे फर्दर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए, उसके लिए। क्लियर दस, आगे बढ़ो, चलो कितने वर्ड क्या बनने, 5। ठीक है, ए बी सी ई एफ। ठीक है, पहले बी पॉइंट पढ़ते हैं, पहले आरओसी के पास फाइल करो सर्कुलर, फिर सर्कुलर लोगों में बांटो। ठीक है, हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करो, 20% नेक्स्ट ईयर जो मचर होने वाला है उसका 30 अप्रैल के पैसा पहले अकाउंट में जमा करो। नंबर 2, अकाउंट में पैसा निकालो, लेकिन निकालेंगे किसके लिए, सिर्फ डिपॉजिट रिपे करने के लिए, परफेक्ट, और उतना निकालो जिससे बचा रहे, कितना, 20% इस साल जो मचर होने वाले हैं उतना। ओके, सब्सिडी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो चलेगा, बट अगर अनसिक्योर्ड है क्लास, इज इट क्लियर, तो आपको सर्कुलर में कोट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सर इस स्लाइड से क्या समझा, नंबर 1 सेक्शन 73 डील करता है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, पहले तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा, और सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की ये सारे कंडीशंस जो है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कौन कौन से, ए बी सी ई एफ, याद हो गया, दिमाग में अंकित हो गया। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। देखो पहले पहले क्या बोला था, एसआर पास करना पड़ेगा, डन सर। ठीक है, ओआर एक ही जगह पे बता दूंगा आपको। नंबर 2, ए बी सी ई, एफ नहीं, और डी तो है ही नहीं, डी तो हट गया ना, ए बी सी ई, और एडिशनल 2 रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कुछ याद है क्या? तो even this company needs to follow what basic conditions, section 73 subsection 2 a b c e, a सर्कुलर भेजो, डन, बी पहले आरओसी को फेंक के मारो, डन। ठीक है, सी आपको भी क्या करना पड़ेगा, वो 20% रखना पड़ेगा, ओके। ठीक है, डी है नहीं, ई क्या था, अरे बाबा ई क्या था, मैं भी भूल गया आपको पढ़ा पढ़ा के। हाँ, ई क्या था, हाँ कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और राइट। ठीक है, एफ क्या था जो हमने छोड़ दिया कि कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सो ऐसा क्यों, आपको आगे सिखाऊंगा कि पब्लिक से अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिक्योरिटी देना कंपलसरी है, इसलिए भैया अपन ने क्या किया, एफ हटा दिया, एफ को एफ कर दिया, एफ से एफ कर दिया। हाँ जी, चलो, तो ठीक है, एफ हट गया। अब 2 एडिशनल कंडीशन है पब्लिक के लिए, वो याद रखियो। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है भाई, कंपनी शैल प्रोवाइड बाय सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज। यहां पे तो सिक्योरिटी कंपलसरी है, वापस से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो सिक्योरिटी कंपलसरी है, ऑलराइट सर। फिर क्या बोलता है, सफिशिएंट टू कवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आप उतना सिक्योरिटी लो जिससे आपका प्रिंसिपल भी कवर हो रहा है और इंटरेस्ट भी कवर हो रहा है। आई रिपीट, इतनी सिक्योरिटी दो जिससे प्रिंसिपल भी कवर हो रहा है और इंटरेस्ट, यानी पूरा मैच्योरिटी का अमाउंट कवर होना चाहिए।
ठीक है, इतने रुपए की सिक्योरिटी रखो, उतने गिरवी रखो इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, याद है क्या, डिबेंचर, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में, कंपनी और डिपॉजिटर के बीच में एक बंदे को अपॉइंट करते, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिसे बोलते हैं डिपॉजिटर्स ट्रस्टी। इज इट क्लियर? ट्रस्टीज एक्ट इन फेवर ऑफ डिपॉजिटर्स, नॉट इन फेवर ऑफ कंपनी। ओके, तो सर ये डिपॉजिट किसके फेवर, ये ठीक है, सिक्योरिटी किसके फेवर में होना चाहिए? ट्रस्टीज के फेवर में होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन कि आपको सिक्योरिटी देना कंपलसरी है, उतनी सिक्योरिटी जो मैच्योरिटी वैल्यू को पूरा कवर कर सके। ओके, किसके फेवर में? ट्रस्टी के फेवर में। सेकेंड एडिशनल कंडीशन ये है क्लास कि आपको क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। देखा, आरबीआई फिर से आगे पिक्चर में, ठीक है। सर क्या बोल रहे हो? क्रेडिट रेटिंग भी लेना पड़ेगा। सर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? ठीक है, आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आपके परफॉर्मेंस, आपके रिपेमेंट के ऊपर आपको क्रेडिट रेटिंग देती है। लोन लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं आजकल बैंक्स, 700 के ऊपर है, 800 के ऊपर है, 600 के ऊपर है, तभी आपको, ठीक है, तभी आपको लोन देंगे। सेम वेस यहां भी रूल वही है कि आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। वो क्रेडिट रेटिंग आपको सर्कुलर में मेंशन करना पड़ेगा। और एक रूल है, अगर क्रेडिट रेटिंग मिनिमम इतनी नहीं हुई तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्लास, ठीक है। तो बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब पहली बार सर्कुलर में, प्लस हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग करवाते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले पहले अच्छा बन गए, गुड बॉय बन गए, उसके बाद में कंपनी जो चाहे वो करेंगी। हर साल आपको क्रेडिट रेटिंग लेके अपडेट करना पड़ेगा। सर क्रेडिट रेटिंग किससे लेंगे बताऊं आपको, ठीक है। रेटिंग शुड नॉट बी बिलो मिनिमम रेटिंग फॉर एनबीएफसी डिसाइडेड बाय आरबीआई। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है वही कंपनीज के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है। इससे कम गया भैया तो तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। आई रिपीट सर, पब्लिक से डिपॉजिट कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, सिर्फ एलिजिबल कंपनी कर सकती है। परफेक्ट सर। दूसरा क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तीसरा बस खत्म हो गया? नहीं भाई, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के ए बी सी और ई, ये चार चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। वो दोनों के लिए कॉमन है। वो साथ साथ आपको दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर वन, सिक्योरिटी पूरा कवर करने वाली कंपलसरी है इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, यानी इससे मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंबर्स से आप सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बट पब्लिक से आप सिर्फ और सिर्फ फक्त कौन से सिक्योर्ड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हो। सेकंड एडिशनल कंडीशन, आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। सर मेंबर्स में कंपलसरी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ कंपलसरी है? यस कंपलसरी है। किससे? कोई ना कोई रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले भी करानी पड़ेगी और हर साल आपको एक्सेप्ट करानी पड़ेगी, हर साल रेटिंग करानी पड़ेगी। याद रखना, आप डिपॉजिट तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब आपकी रेटिंग जो है मिनिमम, वो एनबीएफसी की जो रेटिंग है उससे कम नहीं होना चाहिए। सर रेटिंग किस किस की है? देखो मैंने मस्त दिया है आपको, ठीक है। रेटिंग किस किस की है, किस कितने की है, कौन कौन रेटिंग एजेंसी। तो देखो ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो आप देख सकते हो। सबसे बड़ी, सबकी बाप है क्रिसाइल। इज इट क्लियर? इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसाइल। इज इट क्लियर? जबकि वो खुद इंडियन नहीं है, ठीक है। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है, जो रेटिंग रेटिंग के मापदंड या रूल्स बनाते हैं। ओके, फिर इकरा है, ठीक है, केयर है, फिच है, ब्रिकवर्क है, एसएमई, ये कुछ रेटिंग है जो रिकॉग्नाइज है। इन सबके तरीके होते हैं क्लास रेटिंग देने के। जैसे बचपन में हमको देते थे ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, या किसी में माइनस भी देते थे। वैसे इनके भी कुछ तरीके हैं रेटिंग देने के कि मिनिमम इतना रेटिंग होना चाहिए। सिर्फ याद करना है बिल्कुल भी नहीं, सुनना और भूल जाना, सुनना और भूल जाना। कोई एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। ये आपके सिर्फ अधिक जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है। सी ए सी सी। अच्छा ऑलराइट क्लास, ठीक है। ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनको अलाउ है। आगे बढ़े सर। तो कहानी क्या देखा, मेंबर्स को एक्सेप्ट करना है, मेंबर्स से एक्सेप्ट करना है, सेक्शन 73 फॉलो करेंगे। पब्लिक से एक्सेप्ट करना है, सेक्शन 76 फॉलो करेंगे। मेंबर से एक्सेप्ट करने के लिए ओआर पास करेंगे और सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के ए बी सी डी ई एफ।
पब्लिक से एक्सेप्ट करना है तो उनको भी सेक्शन 73 एबीसीडी ई लगेगा, एफ नहीं लगेगा, प्लस साथ साथ 2 एडिशनल कंडीशन से वो लगेगी। ओके, ये जनरल पॉइंट्स हो गए। अब सर इस चैप्टर में क्या बचा है, कुछ रूल्स जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन, अभी तो रूल्स है जो पढ़ाना बाकी है, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो पढ़ाना बाकी है। जैसे नंबर 1, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो हो गया। टाइम लिमिट क्या होंगी डिपॉजिट्स की, क्या को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्या पावती देनी पड़ती है डिपॉजिट्स की, ठीक है। ऐसे दुनिया भर के और भी पॉइंट्स है क्लास जो हमको पढ़ने हैं, जो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो ठीक है, मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितना एक्सेप्ट कर सकती है क्लास, ठीक है। याद करो पेड अप कैपिटल, आपने देखा बायबैक कितना कर सकते हैं, हर जगह पे बेस लिया जाता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। यहाँ पे ठीक है बेस लिया गया है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई रिपीट, बेस क्या लिया गया है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी सर, कितना कर सकते हैं, मेंबर से कितना कर सकते हैं, पब्लिक वाली एलिजिबल कंपनी कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट पे, एलिजिबल कंपनी एंड नॉन एलिजिबल कंपनी। फ्रॉम मेंबर से बेटर तो मैं बोलूंगा आप लिखो नॉन एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। राइट क्लास, सो नॉन एलिजिबल कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रपोज, ये जितना ले चुके हैं और जितना लेने वाले हैं सब मिला के कितना होना चाहिए, सब मिला के 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज इट क्लियर? तो बेस क्या लिया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये बेस लिया, ठीक है। इसका मैक्सिमम 35%। तो 35% में मैंने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एंड प्रपोज, मतलब जो ले चुके हैं प्लस जो लेने वाले हैं सब मिला के 35% के ऊपर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आईएफएससी कंपनी है भाई तो 100% तक ले सकती है। आईएफएससी कंपनी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। स्पेशल कंपनीज जैसे एसईजेड कंपनीज होती है, वैसी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है, जो आईएफएससी एरिया में होगी, वो भी एसईजेड में होती है, ठीक है। देखेंगे उस पर आगे एक कंसेप्ट देखेंगे। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू, ठीक है। अच्छा, आईएफएससी कंपनी हो गया, ठीक है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी 100% तक ले सकती है, 100% भी लिमिट है, हाँ याद रखना, इवन 100% इज द लिमिट कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी अकाउंट, इतना अमाउंट बना, इस अमाउंट जितना ही आप और ले सकते हो। 100% भी एक लिमिट है, बट लिमिट किसके लिए नहीं है, नंबर 1 प्राइवेट कंपनी फर्स्ट 5 ईयर, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी, कुछ ज्यादा है क्या, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी तुम अभी नए नए हो भैया, जितना लेना है ले लो, भंडारा खुला है, जितना लेना ले लो, कोई लिमिट नहीं है। तुमको इतने एग्जाम्पशन देके रखे हैं हम लोगों ने कि तुम फ्लरिश हो, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाओ, ठीक है, इसलिए इनको ये कंडीशन डाला गया। और राइट क्लास, दूसरा सेकंड, वो प्राइवेट कंपनी, आई रिपीट, वो प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग तीनों भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी सर बोलो, नंबर 1, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती है, ये कंडीशंस 1 to 3 आएंगे। एक तो भाई आप किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं हो, किसी कंपनी की एसोसिएट नहीं हो, परफेक्ट। दूसरा कंडीशन, आपका बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाफ ऑफ योर पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़, विच एवर इज हायर, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक लिमिट दी हुई है कि आपकी बोरोइंग अभी तक कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो भी बोरोइंग हुई है, पेड अप कैपिटल का हाफ लेंगे और 50 करोड़, विच एवर इज हायर, एक अमाउंट था, उससे ज्यादा आपकी बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट सर। लास्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, 2 कंडीशन है, एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है, मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ, अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, वो यहाँ पे अपडेट कर देना, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, एक और कंडीशन लिखेंगे। ओके, सो सर वापस से, नॉन एलिजिबल कंपनी, इसको ठीक ही कर देना, जगह पे खत्म करते हैं। हाँ क्लास देखो, ठीक भी कर दिया मैंने इसको। नॉन एलिजिबल कंपनी मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। परफेक्ट सर। आईएफएससी कंपनी या नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% की लिमिट है, यानी फिर बचा कौन, बचे लोग कौन, पब्लिक कंपनीज जो नॉन एलिजिबल है। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, दिक्कत नहीं है।
ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है उनके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। ओके, और एलिजिबल कंपनी की क्या है भाई, तू भी मैक्सिमम 35% ले सकता है, उसमें 25% बाहर वालों से ले सकता है एंड 10% मेंबर्स से लेना पड़ेगा। आई रिपीट, एलिजिबल कंपनी तू डिपॉजिट कितना ले सकता है, जनरल पब्लिक से 25% और मेंबर से 10%, यानी 25 प्लस 10 मिला के कितना हो गया 35। और गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी भी 35 ही ले सकती है, बट वो किसी से भी लो, आउटसाइडर से लो, मेंबर से लो, किसी से भी लो, कितना 35%। तो देखो इन सबको समझने के लिए मैंने मस्त एक चार्ट बनाया है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। टाइप्स ऑफ कंपनी एंड मैक्सिमम डिपॉजिट्स, इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ कंपनी, डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, अगेन ये नॉन एलिजिबल कंपनी होना चाहिए। तो क्लास मैंने सबको क्लासिफाई कर दिया एक जगह पे कि कौन कितना ले सकता है। पहले बात करते हैं नॉन एलिजिबल कंपनी की। नॉन एलिजिबल कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती है, प्राइवेट कंपनी सारी आएंगी और पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो आएंगी। इज इट क्लियर? बचा क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, खत्म। ठीक है, तो नॉन एलिजिबल कंपनी, भाई तो अगर स्टार्टअप है तो पहले 5 साल तक कोई लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर? ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी है, ट्रिपलेट मैंने नाम दिया याद करने के, जो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में। अदर प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी बीमा अकाउंट। ओके, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी तेरे लिए है 35%, प्राइवेट कंपनी 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी कोई लिमिट नहीं, प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई लिमिट नहीं है। इज इट क्लियर? इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी 35%, एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए भी 35% है, बट उसमें लिमिट है, मेंबर्स से आप 10% ले सकते हो और पब्लिक से 25 है, दोनों मिलाकर देखो कितना दिखा है 35। ओके, एंड एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी भी 35 है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मेंबर्स से कितना लेना है और पब्लिक से कितना लेना है। ओके क्लास, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, दिस इज रूल 2 and 3 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनी डिपॉजिट्स 2014। ओके, रूल नंबर याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू के लिए बोलो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। आई रिपीट, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? एलिजिबल कंपनी 35%, 25 बाहर वालों से, 10 घर वालों से। एलिजिबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% किसी से भी, परफेक्ट। नॉन एलिजिबल कंपनी में पब्लिक कंपनी है तो 35%, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो कोई लिमिट नहीं है, ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी मतलब जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कोई लिमिट नहीं है, और आईएफएससी कंपनी है तो भी 100% ले सकती है। ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। तो और एक चार्ट में दे रहा हूं आपको समझाने के लिए ये सारे रूल्स को। आई होप इट इज क्लियर। देखो आई रिपीट, एग्जेम्पशंस क्या क्या है प्राइवेट कंपनी के लिए वो दिया हुआ है, ठीक है, एग्जेम्पशंस क्या क्या है वो दिया हुआ है, और किसके लिए क्या है वो दिया हुआ है। सो मैक्सिमम डिपॉजिट का रूल क्या है, अदर प्राइवेट कंपनी मैंने अभी बात किया था 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी आप कितना भी ले सकते हो इन्फिनिटी, बट सिर्फ फर्स्ट 5 इयर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, पहले के 5 साल ही कितना भी ले सकते हो। और ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी मतलब जो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है वो तो लाइफ टाइम कभी भी कितना भी ले सकती है, कोई लिमिट। नेक्स्ट, जो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 की ये एबीसीई रूल्स है, ठीक है, अदर प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट है। आई होप इट्स क्लियर, अदर प्राइवेट कंपनी को क्या है, एग्जेम्प्ट है अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो। अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है 100% जितना है या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन तुमने फुलफिल नहीं किया ना भाई साहब, तो तुम दे तो सकते हो लेकिन बाद में ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 के ए बी सी ई की रूल्स नहीं की जरूरत नहीं है अगर पहले 5 साल। और ट्रिपल प्राइवेट कंपनी को तो भाई ये रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं है जीवन भर के लिए जब तक वो तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आई रिपीट, पहले 5 साल, देखो ये पॉइंट क्या बोलते हैं, रूल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे या नहीं। आंसर इज इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर 100% तक ही अपने चुपचाप अपने ऑक्स में रहकर वो काम कर रहा है तो।
स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी पहले 5 साल रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट लेते भी जाओ और ये सारे कंडीशंस भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। और ट्रिपलेट प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है क्लास। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बता दो क्लास, बच्चे रोते रहते हैं डिपॉजिट्स डिफिकल्ट है, डिपॉजिट डिफिकल्ट है। आप मुझे बताओ इतने में अपने क्या डिफिकल्ट देखा, आप बताओ क्या डिफिकल्ट देखा। पहला पॉइंट देखा मेंबर्स से टिकट लेने के लिए प्रोसीजर्स क्या है, कंडीशंस क्या है। सिंपल है, 73 इज ए क्लियर, ठीक है। 73 में ओआर पास करना पड़ेगा, 72 का ए बी सी ई एफ, खत्म। पब्लिक से कौन ले सकता है, सिर्फ एलिजिबल कंपनी ले सकती है। एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। और ए बी सी ई एफ नहीं, प्लस 2 एडिशनल कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगी, खत्म। फिर मैक्सिमम डिपॉजिट कितना लेना है वो हमने देख लिया, ठीक है। उसमें क्या बोला, एलिजिबल कंपनी 35, बाहर वालों से 25, घर वालों से 10। इज इट क्लियर? एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी 35 ही ले सकती है, बट किसी से भी लो। नॉन एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी है भाई तो 35 लो। अगर प्राइवेट कंपनी है 100% एग्जाम, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है पहले 5 साल तक 100% कितना भी ले सकती है, ठीक है। और ट्रिपलेट कंपनी जो तीनों कंडीशन फुलफिल करती है भाई, प्राइवेट कंपनी वो भी कितना भी ले सकती है, खत्म। अब छोटे मोटे चिंटू बंटी पॉइंट्स बचे हुए और इससे फिर हम मूव करेंगे नोट्स में। 2-3 पॉइंट्स जो बचे हैं वो देख लेंगे और ये चैप्टर को जय माता दी करेंगे। ऑलराइट, चलो। सर कहना क्या चाहता है कि एक तो रूल 3 में ये भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट या ब्रोकरेज आप दे सकते हैं। लॉ बोलता है इंटरेस्ट ब्रोकरेज कैन नॉट बी मोर देन एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी को बेस लिया है आपके लिए, ठीक है। आरबीआई से प्रिस्क्राइब कैसा कितना है आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लिखना मत। एज ऑन डेट 12.5% है, 12.5% है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, company cannot accept deposit which is repayable on demand less than 6 months, more than 36 months। अभी ये क्या चल रहा है सर, दो क्लास डिपॉजिट चैप्टर अमीरों का चैप्टर है। आपको मैं आगे फाइन दिखाऊंगा ना, आप डर जाओगे। 1-1 करोड़ रुपए मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन 10 करोड़ रुपए, अमीरों का चैप्टर है। इज इट क्लियर? जेल भी ऐसे लगती है, ऐसा लगता है खून किया किसी का, 7-7 साल की जेल, कौन देता है 7 साल की जेल, ठीक है। तो ये डिपॉजिटर्स अमीरों का चैप्टर है, इनको गरीबी पसंद नहीं है। ये बोलता है नंबर 1, कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती इज रिपेबल ऑन डिमांड। आगे भिखारी भीख मांग रहे, पैसा वापस दो, चल निकल, कोई डिमांड वाला नहीं है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि टाइम फिक्स होना चाहिए मैच्योरिटी का, डिमांड पे आप कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम यू व्हिच इज रिपेबल ऑन डिमांड। एक्सक्यूज मी, यानी आप जब डिमांड करोगे तो मैं पैसा पे करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। टाइम लिमिट मैच्योरिटी का फिक्स होना चाहिए, परफेक्ट। नंबर 2, आपका डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए सर? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। यानी आप ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करो जो मैच्योर 6 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में कभी तो भी होते हैं। 6 से कम नहीं, 36 से ज्यादा नहीं। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट जो आप ले रहे हो वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट का 10% तक ही है, अरे बस 10%। ऐसे केस में 6 महीने की जगह आप और शॉर्ट टर्म यानी 3 मंथ्स तक भी ले सकते हो। तो इसमें मिनिमम 6 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दैट्स इट। मिनिमम 6 की जगह क्या हो जाएगा, 3, मैक्सिमम 36 मंथ्स ही है, 3 साल ही है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते सर। और क्या बोलता है वो, जब भी आप किसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो उनको पावती यानी रिसीट देनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर। हर साल, साल खत्म होने के बाद 30 जून के पहले, आई रिपीट, हर साल साल खत्म होने के बाद 30 जून के पहले एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। इज इट क्लियर? ठीक है। सो डीपीटी 1 देखा अपन ने सर्कुलर अभी तक, डीपीटी 4 देखा वो ट्रांजिशन के समय आरओसी को बताओ भैया, डीपीटी 3 देखा रिटर्न का, और इसी से हम क्रेडिट रेटिंग भी बेचते हैं हर साल 30 जून के पहले। इसमें क्या बताना है, ड्यूरिंग द ईयर, अभी जो ईयर खत्म हुआ 30 जून को, कोई ना कोई साल तो खत्म होगा ना फाइनेंशियल ईयर, साल भर का हिसाब क्या था, कितने नए डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, कितने रिपे किए, कितने मच्योर हुआ, पूरा डिटेल आपको वहां मेंशन करनी पड़ेगी। आई रिपीट, कंपनी हर साल
ठीक है, एक रिटर्न फाइल करती है 30 जून के पहले आरओसी के पास इन फॉर्म नंबर DPT3, इज इट क्लियर, जिसमें वो पिछले फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसका साल भर का डिपॉजिट्स के जो हिसाब है वो पूरा मेंशन करती है। अजून काही सर? पिनल इंटरेस्ट बेटा लेट किया डिपॉजिट पे करने में 18% पर एनम, 18% पर एनम पेनल्टी लगेंगे। नेक्स्ट, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न और ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी रिड्यूस बाय, कुछ ने लिखा है वो 1% है। आई रिपीट, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ आपको, दिस विल बी रिड्यूस बाय 1%। सर ये रिड्यूस बाय 1% की कहानी क्या है, ये भी समझते हैं अपन। इज इट क्लियर? रिड्यूस बाय 1% की कहानी ये है क्लास कि जब भी आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहे हो तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाली थी वो तो उतने पीरियड होल्ड करने के लिए देने वाला था ना, उतने पीरियड होल्ड हुआ है क्या? सर नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यूमुलेटिवली 8% इंटरेस्ट क्या कर देंगे, काट देंगे। ओके ठीक है, अब ठीक है, ये क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इज इट क्लियर? तो अपन ने अपने स्लाइड से पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको और एक वीडियो भेजूंगा जिसमें नोट्स से पूरा मैं एक बार पढ़ा दूंगा। उसमें मेजरली मुझे आपको दो चीजें पढ़ानी है, एक तो कौन कौन से डिपॉजिट्स नहीं है वो मुझे पढ़ाना है, इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से डिपॉजिट्स नहीं है वो पढ़ाना है अपने को। ठीक है, डिपॉजिट की डेफिनेशन का एक्सेप्शन और जो एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स अब बच गए हैं वो देखना है। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, मैंने कंपैरिजन किया डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक में क्या फर्क है। रिजोल्यूशन यहाँ पे एसआर, यहाँ अरे अरे यहाँ पे ओआर, यहाँ पे एसआर। ओके, तो अपन ने इस चार्ट में क्या किया है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। रिजोल्यूशन यहाँ पे ओआर, वहां पे एसआर। ओआर एक ही जगह पे, वो अपन देखेंगे। अप्रूवल, ठीक है, यहाँ पे और वहां पे दोनों में आरबीआई का अप्रूवल लगता है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, रिक्वायर्ड कंपनी, मेंबर से तो कोई भी कंपनी ले सकती है बट पब्लिक से सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है, दिख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग मेंबर्स के लिए जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं, बट ठीक है पब्लिक से अगर ले रहे हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस अब हट गया है तो इसको पूरा हटा देना, काम का नहीं है। नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट कि हमने कोई डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया, वो दोनों भी जगह पे कंपलसरी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, चार्ज यानी सिक्योरिटी कहा जाना जरूरी है। क्या मेंबर्स में सिक्योरिटी जरूरी है सर? नहीं, बट पब्लिक को सिक्योरिटी देना क्या है क्लास, जरूरी है। इज इट क्लियर? रिक्वायर्ड। परफेक्ट, आगे बढ़ो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अगर इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन आया क्लास, तो मैं क्या बता रहा था, अगर इस पे कोई थ्योरी क्वेश्चन आया क्लास तो याद रखना उसके लिए भी एक शॉर्टकट दिया है अपने पास। शॉर्टकट इज ड्रीम स्क्रिप्ट। शॉर्टकट क्या है? ड्रीम स्क्रिप्ट। डी से डीआरआर के रूल्स लिखेंगे अपन। आर से रिटर्न, रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ता है? 30 जून के पहले। कुछ याद है क्या? ठीक है, 30 जून के पहले। एक शानदार शॉर्टकट दिया है मैंने इसे याद करने के, शॉर्टकट इज ड्रीम स्क्रिप्ट। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे चैप्टर से ना नॉर्मली पूरे चैप्टर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर पर क्वेश्चन आ गया, बोलेंगे व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स इन योर कंपनीज एक्ट। शॉर्टकट क्या है? ड्रीम स्क्रिप्ट। पहले डी से क्या है? DRRA, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, वो 20% रखना है, 20%। ठीक है, मैक्सिमम रखना है, वो पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा। आर से क्या है? रिटर्न, हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 30 जून के पहले, याद है क्या? ई से क्या है? एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल कंपनी क्या है, टर्नओवर क्या है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ए से अपॉइंटिंग नॉमिनी, नॉमिनी कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं। एम से मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा सर? हेलो, 35%। ठीक है, 35% को पूरा आप लिख सकते हो। एस से सिक्योरिटी कंपलसरी है अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो। सी से क्या है? सर्कुलर, एक सर्कुलर ठीक है चलाना पड़ेगा, सर्कुलर के बारे में DPT1 के रूल्स लिखने पड़ेंगे। आर से रिसीट कब तक देंगे? 21 डेज के अंदर। इंटरेस्ट ब्रोकरेज लिमिट है क्या? यस, NBFC का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीरियड इंटरेस्ट कितना है सर? 18% पर एनम। एंड टेन्योर कितना? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। उसमें याद रखना कि 36 मंथ्स की जो लिमिट है, एक्सक्यूज मी क्लास, 36 मंथ्स की 6 मंथ्स की जो लिमिट है, अगर सिर्फ 10% तक है
तो उसको रिड्यूस करके 3 मंथ्स तक भी हम ला सकते हैं। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया क्लास, इस लेक्चर में आपको स्लाइड से पूरा पढ़ा दिया। चैप्टर 99% अपना कंप्लीट हो चुका है, इतना समझ लो। सिर्फ अपना, ठीक है, 1% नोट्स से वो डेफिनेशन देखना बाकी है और छोटे वाले 2-3 पॉइंट्स जो है वो बाकी है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। एक बार वो हमने देख लिया, ठीक है, तो हमारा डिपॉजिट पूरा खत्म हो गया है, ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो, ठीक है, बाकी थिंग्स आर वेरी सिंपल। ओके, तो मैं छोटा सा वीडियो भेजूंगा आपको नोट्स से एक बार पूरा सा रिवाइज करने के लिए। ओके, बाकी इतना इज सफिशिएंट, डिपॉजिट चैप्टर कंप्लीट है ये मान लो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। असाइनमेंट के मुझे आंसर्स चाहिए, बहुत इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।